सुदेश की बुआ की तबीयत अचानक खराब होने की खबर मिलने पर वो और उसकी पत्नी उनका हाल जानने उनके घर गए थे। और जाना जरूरी भी था, क्योंकि वो सुदेश की इकलौती बुआ थी और सुदेश उनका इकलौता भतीजा। बुआ का हाल खबर लेने के बाद सुबह एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए रात को ही उसका निकलना जरूरी था, ताकि उसकी मीटिंग मिस ना हो। रवि, बुआ का अच्छे से ख्याल रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। मैं कोई ना कोई मदद जरूर भेज दूंगा। जी भैया। मैं जल्द ही कोई बंदोबस्त कर दूंगा शहर में बुआ जी के इलाज का। और फिर बुआ जी हम लोग के साथ रहेंगी, घर पर ही इनका इलाज करवाया जाएगा, है ना बुआ जी? रहेंगी ना हमारे साथ? जानवी ने मुस्कुराकर बुआ जी से पूछा तो उन्होंने भी इस बात पर मुस्कुरा दिया। वो जानती थी कि उनके पति जाने के बाद सुदेश ने ही उनका और उनके बेटे के पढ़ाई का खर्चा उठाया है। परिवार वालों ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन सुदेश ने बड़े बेटे की तरह उनके घर को चलाया है। सुदेश ने एक बार अपने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई और जानवी से बोला, जानवी, अब हमें चलना चाहिए। 9:30 बज रहे हैं। बुआ जी, अब हम चलते हैं। कल सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं 2-4 दिन आपके पास ही रह जाता। इतनी रात को नहीं, इतनी रात को मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। अगर जाना जरूरी है तो कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही घर जाना। बुआ जी, 5 घंटे तो जाने में ही लग जाएंगे। सुबह निकलूंगा तो मीटिंग मिस हो जाएगी और जानवी का एक डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट भी है। भैया, माँ सही कह रही है। ओ बुआ जी, रवि, आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं, रात को गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर साया है। मैं नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। बेटा जानवी, तुम तो मेरी बात समझो। बुआ जी, ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम और लोगों की उड़ाई अफवाह होती है। और इंसान से बड़ा शैतान भला कोई हो सकता है क्या? चिंता ना करें, हम लोग ठीक से घर पहुंचने के बाद आपको कॉल करके सूचना देंगे। बुआ के कहने के बाद भी सुदेश और जानवी बुआ का आशीर्वाद लेकर और रवि को समझाकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद करीब आधे घंटे तक मौसम ठीक था, लेकिन अचानक से मौसम ने अपने रुख बदल लिया और एक झटके से तूफानी हवाएं चलने लगी और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। ये देख जानवी और सुदेश दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। सुनसान आ पर तूफानी काली रात में सुदेश अपनी कार तेजी से भगा रहा था। साथ में उसकी 3 जामियों भी थी, जो काफी देर से किसी सोच विचार में लगी चुपचाप बैठी। काफी देर से तुम चुप क्यों बैठी हो जानवी? क्या सोच रही हो? यही कि हमें बुआ जी की बात मान लेनी चाहिए थी। इस समय हमें नहीं निकलना चाहिए था, हमें कल सुबह घर के लिए चलना चाहिए था। ऊपर से ही अचानक शुरू हुई तूफानी बारिश न जाने किस अनहोनी का संकेत दे रही है। ओहो जानवी, तुम कब से इन दकियानूसी और अंधविश्वास की बातों में विश्वास करने लगी? और मौसम तो कभी भी बदल सकता है। मैं अब भी नहीं मानती, पर न जाने क्यों मन में अजीब अजीब तरह की शंकाएं उठ रही है। एक अजीब सा डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुदेश ने प्यार से एक हाथ जानवी के गालों पर रखते हुए कहा। फिर जानवी सुदेश के कंधे पर अपना सर बड़े ही प्यार से रख दिया। उसे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, पर उसका मन अभी भी घबराहट से भरा हुआ। कुछ समय तक कार यूं ही अपनी तेज गति से चलती रहती है, पर अचानक ही गाड़ी का अगला पहिया पंचर हो गया। गाड़ी काफी स्पीड में थी, तो वो बहुत ही ज्यादा अनियंत्रित हो गए। तो शिकार को संभालने की पूरी कोशिश करता है, पर कार जाकर सीधा पेड़ से टकरा है। हालांकि सुदेश और जानवी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कार अनियंत्रित होने पर जानवी का सिर सुदेश के कंधे से जोर से टकरा गया था, जिस वजह से उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगा। जानवी,
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुदेश ये समझ चुका था कि उसकी कार का पहिया पंचर हो गया है, इसलिए खींचते हुए कहा, इतनी रात को तूफानी बारिश में इस सुनसान सड़क पर ही टायर पंचर होना था। अब हम क्या करेंगे? इस सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी शायद ही आए, वह हम मदद मांग सकें। बुआ जी ने कहा था कि सुबह चले जाना, लेकिन तुम माने नहीं। तभी सुदेश की नजर दूर एक घर से आती रोशनी पर पड़ी। इतनी धारदार बारिश में आसपास के कुछ ही दूरी पर कोई चीज हो तो उसे समझने में थोड़ा समय लग जाता, लेकिन उतनी दूर की रोशनी काफी अच्छी तरह दिख रही थी। ये देख के इस तूफानी रात में कोई तो होगा जो उनको सुबह तक शर्त पाने के लिए हाँ दे देगा। अगर वो अकेला होता तो गाड़ी में ही रह लेता जब तक कि सुबह ना हो, लेकिन साथ में लेडीज होने की वजह से यूं सड़क पर रात गुजारना सही नहीं था। सुदेश ने उस आती हुई रोशनी की ओर इशारा करते हुए, जानवी, वो देखो, वहाँ उस मकान से रोशनी आ रही है। जाहिर है वहाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा। हम चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। सुदेश, हम गाड़ी में भी तो रह सकते हैं ना? इतनी रात को हम किसी अनजान के घर पर कैसे जा सकते हैं? कहीं कोई और मुसीबत गले पर गई तो? गाड़ी में हम कब तक रहेंगे जानवी? गाड़ी के इंजन से इतनी तीक्ष्ण बदबू आ रही है जलने की। अगर हम ज्यादा देर तक गाड़ी में रहें तो हमारा दम घुट जाएगा। और ये क्या, तुम कब से ये निगेटिव बातें सोचने लगी हो? जानवी से चेहरे को देख ये साफ पता चल पा रहा था कि वो भी सोच विचार कर रही है कि वहां जाना ठीक होगा या नहीं। उसके मन के भाव को समझते हुए सुदेश बोला, जानवी, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मगर बुआ जी। जानवी अभी अपनी बात पूरी कह पाती है कि सुदेश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, जानवी, बुआ जी पुराने ख्यालों की हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, तांत्रिक वांत्रिक, इन सब के झांसे में पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं फंसते। जानवी को चुप बैठा देखा कर सुदेश ने एक बार फिर उससे उसकी राय जानने के लिए पूछा, अब चलें? जानवी ने बेमन से ही सही, लेकिन हाँ में सर हिला दिया। जानवी ने अपना हैंडबैग लिया और गाड़ी को लॉक कर वो दोनों तूफानी बारिश का सामना करते हुए उस ओर चल दिए जिधर से थोड़ी रोशनी आती दिख रही थी। तूफानी हवाओं का वेग बारिश की बूंदों में इतनी तेजी ला रही थी कि मानो कोई तेज रफ्तार बूंदों के तीर उन पर चला रहा होगा, और बीच बीच में जोर जोर से गड़गड़ाते बादल जैसे उन्हें डांट रहे हों कि इतनी तूफान में तुम कहाँ चले जा रहे हो। बिजलियों की तड़तड़ाहट ऐसी जान पड़ती थी कि अब नहीं तो तब नहीं कोई बिजली आकर उन दोनों पर गिर पड़ेगी। डर की मारी जानवी सुदेश की बाह को दोनों हाथों से पकड़े चल रही थी। तूफानी बारिश का काफी देर सामना के बाद आखिर में सुदेश और जानवी दोनों ही उस विला के बड़े सी दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर कोई डोरबेल नहीं लगी थी, लेकिन दरवाजे के ठीक ऊपर पर एक घंटा लटका हुआ था जिसकी रस्सी दरवाजे के बगल से लटकी हुई थी। सुदेश ने रस्सी को खींचकर 2 बार टन टन की आवाज करी। कुछ देर तक जवाब न मिलने पर एक बार फिर घंटा बजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाजा की आवाज आई। आवाज के साथ धीरे धीरे खुल रहा था। सामने नाइट ड्रेस बनी हुई कोई 25-26 की उम्र की लड़की हाथ में लालटेन लिखी हुई खड़ी थी। वैसे तो लड़की उत्तम नैन नक्श गोरे दमकते रंग की स्वामिनी बेहद सुंदर थी जो किसी भी पुरुष का मन मोह सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति है जो उसे देखने वाले व्यक्ति के मन को अशांत कर दे। उसे देख सुदेश न जाने क्यों घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। किसी तरह से सुदेश ने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लेकर बोला, जी वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और इस तूफानी बारिश में हमें हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं दिखा जिससे हम कोई मदद ले पाते, और तो और हमारे फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा, वरना हम कोई मैकेनिक बुलवा लेते या कैब कर लेते।
न जाने क्यों सुदेश ये नहीं कह पा रहा था कि उन्हें इस तूफानी बारिश में रात बिताने के लिए थोड़ी मदद चाहिए। सुदेश को ऐसे बात करते देख जाह्नवी को थोड़ा खराब लगा। इतना मोहनत सबो दोनों इस तूफानी बारिश में बिल्ला तक पहुंचे थे कि वो रात भर यहां रुक सकें, और सुदेश ने ये बात उस लड़की से कही ही नहीं। सुदेश को जाह्नवी की बात समझ नहीं आई। सुदेश चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। जाह्नवी, तुम बेकार में इतना सोच रही हो, और अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो उस लड़की को और उसकी परिवार वालों को बुरा लगेगा कि हम खुद ही मदद के लिए आए और ऐसे ही चले गए। तो लगता है बुरा तो लगने दो ना, कौन सा वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। और अभी जाह्नवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस लड़की ने बेहद सर्द और संदिग्ध लहजे में कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? कोई आप लोग को... जी, वो हम आ ही रहे थे। सुदेश और जाह्नवी दोनों अंदर चले आए। अंदर काफी अंधेरा था। वो लड़की आगे आगे हाथ में लालटेन लिए चल रही थी। अंदर हॉल में पहुंचने के बाद सुदेश और जाह्नवी वहीं खड़े हो गए, और लड़की ने आगे बढ़कर दीवारों पर लगे मशालों में से कृछ एक को जला दिए। अब हॉल में प्रकाश फैल चुकी थी। हॉल में रखे बड़े बड़े फूलदान, नक्काशीदार मूर्तियां, दीवारों पर लागी पेंटिंग्स और जमीन पर बिछी कालीन, ये सब दर्शा रही थी कि विला वो अंदर से काफी मेंटेन रखा गया है। भले ही वो बाहर देखने में बहुत पुराने दिख रही थी। उन्हें खड़ा देखकर लड़की ने उन्हें बैठने को कहा। सुदेश और जाह्नवी को बैठने के बाद लड़की ने पूछा, आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप परेशान ना हो। आपने हमें इस तूफानी रात में ठहरने के लिए जगह दी, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वरना कौन अनजान लोगों को रात में अपने घर में रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, आइए, मैं आप लोग को आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे रहने दीजिए, हम यही सोफे पर ही। सुदेश की बात पूरी नहीं हुई थी कि वो लड़की उन्हें अपने पीछे आने के इशारा करते हुए मुड़ कर जाने लगी। सुदेश और जाह्नवी ने एक दूसरी की तरफ एक बार देखा और फिर उसके पीछे चल दिए। चलते चलते जाह्नवी और सुदेश आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे। जाह्नवी बार बार किसी बात के लिए सुदेश को बोल रही थी। सुदेश ने उसका शांत रहने के इशारा किया। कुछ ही देर में जाह्नवी और लड़की तीनों एक कमरे में खड़े थे। ये है आप लोग का कमरा। किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे बुला लेना। बेवजह कमरे से निकलने की कोशिश मत करना। लड़की ने बेहद ही सख्त अंदाज में इस प्रकार कहा जैसे वो सुदेश और जाह्नवी को हिदायत दे रही हो। उसका इस तरह कहना काफी अजीब था। भला ऐसे भी कोई कहता है क्या? अपनी बात पूरी कर वो लड़की जाने लगी, तभी सुदेश ने कहा। सुनिए। सुदेश की आवाज सुनकर लड़की रुक गई। हालांकि उसमें वापस उनकी तरफ मुड़ी नहीं। आपने हमारी मदद की लेकिन अपना नाम नहीं बताया। तभी सुदेश को ध्यान आया कि उसने भी तो अपना और जाह्नवी का परिचय उस लड़की को नहीं दिया था। ओह, हमने भी आपको अपना परिचय नहीं दिया अभी तक। मेरा नाम सुदेश है और ये है मेरी पत्री जाह्नवी। मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। सुदेश ने अब काम का प्रश्न किया था जिसके लिए जाह्नवी उसको बोल रही थी। आप इतने बड़े विला में अकेली ही रहती हैं? सुदेश का इतना कहता हुआ सुनकर वो मोहिनी उन दोनों की तरफ मुड़ गई। जाह्नवी वहां खड़ी मोहिनी को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई ऐसा सवाल है जिसको हल करने के लिए जाह्नवी अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा हो। मोहिनी को इस प्रकार से पीछे मुड़ने से सुदेश को लगा कि वो उसकी बात का कोई और मतलब निकल रही है। उसने तुरंत सफाई पेश करते हुए कहा, मेरा मतलब था कि इस विला में आपके अलावा कोई और हमें नहीं दिखा, तो हमको लगा कि आप यहाँ अकेली रहती हैं। मोहिनी ने सुदेश की इस बात पर एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहां से चली गई। जाह्नवी उसके इस तरह बिना जवाब दिए चले जाने से थोड़ा असंभित थी। उसने सुदेश से कहा, तुम्हारे पूछने पर वो इस तरह मुस्कुराकर क्यों चली गईं?
ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात पूछने पर मुस्कराने की बजाय हंसना चाहिए था किया। जानवी ने सुदेश को सवलिया नजर से देखा। ओह जानवी, रात के 1:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए तब सब सो ही चुके होंगे ना। इतना तो कॉमन सेंस तो बनता ही है ना। जानवी को अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव झलक रही थे। जानवी, अब परेशान मत हो और थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो सर भारी हो जाएगा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकलने का कोई जुगाड़ ढूंढेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है, हर बात में ही मुझे शंका होने लग रही है। थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। नींद तो आ नहीं रही थी दोनों को, फिर भी वो बेड पर लेटकर आंखें बंद किए हुए थे, क्योंकि आंखों को और दिमाग को आराम देना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे भी हमारे दिमाग का आधे से ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों को नियंत्रित करने में ही लग जाता है। इसलिए आंखों को आराम देने के मतलब अपने दिमाग को राहत देना होता है। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों करवटें बदलते रहे। फिर अचानक ही सदेश को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। सदेश ने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर से फुसफुसाकर बात करने की आवाज आने पर उसके कान खड़े हो गए। भला इतनी रात को कोई बहरे थी धीमे स्वर में इस तरह बात क्यों करेगा? सुदेश ने एक नजर जानवी की और देखा वो नींद में सोई दुई थी। सुदेश ने उसका जगाना ठीक नहीं समझा और फिर धीरे से दबे पांव उठकर उस ओर बढ़ने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे सुदेश उन आवाजों के करीब पहुंच चुका था। आवाज किचन से आ रही थी कि तभी फसफसाने की आवाज बंद हो गई। शायद सुदेश की आहट पाते ही कोई चौकन्ना हो गया था। ये देख सुदेश के मन में थोड़ा डर आ गया। उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। सुदेश अपने दिमाग में चल रहे प्रश्न, इतनी रात को कौन इस तरह से बातें कर रहा है, का जवाब पाने के धुन उसके मन में बेडर पर प्रभावी हो गया। सधे कदमों से आगे बढ़ता सुरेश जैसे ही किचन में अपना पहला कदम रखता है, उसके सामने अचानक ही अंधेरे से निकलकर एक चमकता सफेद सा चेहरा इस कदर आ जाता है कि सुदेश के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ती है जो पूरे बिला में गूंज उठती है। सुदेश को इस बात को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। उसके दिमाग में तो था कि वो छुप कर देखेगा कि कौन है जो इस तरह रात के अंधेरे में किचन में फुसफुसाकर बात कर रहा है। लेकिन सुदेश की सीख कानों में पड़ते ही जानवी की नींद खुल गई। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तो वो जाग रही थी, फिर अचानक उसे नींद कैसे लग गई। लेकिन सुदेश को बेड पर न पाकर जानवी घबरा उठी। सुदेश ने डर के मारे अनियंत्रित हुए अपने सांसों को किसी तरह से संभालते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ किचन में क्या कर रही हो? ये मोहिनी थी, जिसका सफेद चेहरा अंधेरे में देखकर सुदेश का कलेजा मुंह में आ गया था। मोहिनी ने एकदम खून जमा देने वाली सर्द आवाज में एक एक शब्द की चबाते हुए उत्तर दिया, शायद तुम भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है और अपने घर में मैं कहीं भी कभी भी रह सकती हूँ। और जब मैंने मना किया था तो अपने कमरे से बाहर क्यों निकले? तो सॉरी, मैं वो पानी पीने आया था। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किससे बात कर रही थी? अपने आप से। आपने आपसे? सुदेश ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि जिस तरह से आवाजें आ रही थीं, उस तरह से कम 2 लोग तो मौजूद ही थे। हाँ, मैं कभी कभी खुद से बातें करती हूँ। अंधेरे में जानवी ने किसी तरह कमरे से निकलकर सुदेश को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगी। सुदेश ने पूरे विश्वास से कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। आवाज की दिशा में भागती हुई जानवी पहुंची जहां सुदेश फर्श पर गिरा हुआ था और मोहिनी खड़ी थी। सुदेश की इस तरह फर्श पर पड़ा देख जानवी चिंतित हो उठी। उसने सुदेश को उठाते हुए पूछा, सुदेश, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें?
तुम इतनी जोर से चीखे क्यों? सुदेश जानवी को सच बताकर परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई बहाना भी नहीं आ रहा था जो वो बोल सके कि तभी मोहिनी ने कहा, सुदेश जी पानी लेने यहाँ आए थे लेकिन फिसलकर गिर गए। सुदेश ने तुरंत मोहिनी की हाँ में हाँ मिलाई। उसे भी ध्यान गया था कि उसने मोहिनी से भी पानी पीने का बहाना बनाया था। तुम दोनों कहीं कोई बात तो नहीं छुपा रहे? जानवी काम डाउन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मोहिनी जी सच बोल रही हैं। मोहिनी को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, पानी पर पैर फिसलने की वजह से मैं गिर गया था और मेरी चीख निकल गई थी। सुदेश और जानवी अपने कमरे में आकर सुबह होने तक इंतजार करने लगा। सुदेश आंखें बंद कर अपनी और जानवी की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दोनों ही सोच रहे थे कि कब सुबह हो जाए और वो इस विला से निकले। उन दोनों को बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक और ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि एक बड़े से घंटे के बजाने की थी जो विला के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ था। आवाज सुनाई देती ही सुदेश और जानवी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। घंटे की आवाज आती ही सुदेश और जानवी के कान खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कई सारे भाव एक साथ आने जाने लगे। दोनों न जाने किन विचारों में खोए थे। तभी बादल की तेज गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर जोर की बिजली कड़की। साथ ही फिर से घंटे के बजने की आवाज आई तो सुदेश और जानवी का ध्यान जैसे भंग हुआ। जानवी ने बेड के करीब टेबल पर रखे अलार्म घड़ी में देखा तो 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आया होगा? देखते हैं कौन है। दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत 7-8 साल की बच्चे के साथ खड़े थे। दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। अब तक जानवी और सुदेश तय कर चुके थे कि वो दोनों पहले बाहर की परिस्थिति को भापेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। वो दोनों अपने कमरे से निकलकर इस प्रकार से हॉल के करीब बाले बरामदे में छुपे थे कि उन्हें वहां हो रहा सब कुछ भले न दिखाई दे, लेकिन वहां हो रही बातें अच्छे से सुनाई दे। बिला का विशालकाय दरवाजा एक बार फिर चर्र की आवाज के साथ खुला। बाहर खड़े औरत, आदमी और बच्चे के सामने एक खूबसूरत लड़की हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। हाँ, ये मोहिनी ही थी। हेलो, आई एम प्रकाश। दिस इज़ माई वाइफ दिया एंड दिस इज़ आवर सन। दिया का मायका यही पास के ही गांव में है। मैं इन दोनों को लेने आया था। वापस शहर अपने घर जाते समय हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। मदद के लिए आगे पीछे नज़र घुमाई तो दूर रोशनी दिखाई दी, तो किसी तरह हम तूफ़ान से लड़ते झगड़ते यहाँ तक आ पहुँचे। अगर आप हमें रात भर यहाँ रुकने के लिए जगह दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस आदमी यानी प्रकाश ने फटाफट अपनी सारी बात मोहिनी के आगे रख दी, लेकिन उसकी इतनी सारी बातों के जवाब में मोहिनी ने सिर्फ इतना कहा, अंदर आइए। तो ये भी हमारी ही तरह गाड़ी खराब होने की वजह से यहाँ आए हैं। ओह, ये मनहूस रात। लेकिन जानवी की नजर कहीं और पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से इशारा करते हुए सुदेश को मोहिनी के चेहरे पर आई एक अजीब सी कुटिलता भरी मुस्कान और आंखों में आई बहुत ही वैश्याना चमक को दिखाया। सुदेश, तुम देख रहे हो ना, इतनी डरावनी मुस्कुराहट भला किसी इंसान की हो सकती है क्या? नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहिनी ने उस परिवार को अपने पीछे आने के इशारा करती हुई आगे बढ़ी। पीछे पीछे दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ मोहिनी के पीछे हो लिए। इस वक्त बिला में केवल उस लालटेन से ही प्रकाश फैल रहा था जैसे मोहिनी अपने साथ लिए चल रही थी, और वो प्रकाश भी कुछ खास नहीं था। मुझे लगता है कि हमें उन तीनों के साथ हो लेना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हाँ, जल्दी चलो, इससे पहले कि मोहिनी उन्हें कहीं ले जाए। रात घनी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था।
सुदेश और जानवी डरते डरते कदम बढ़ा रहे थे। अचानक अंधेरे में से एक तीखी हंसी गूंजी। इतना आसान समझा था मुझे रहते हुए सब बता देना। धुंध के बीच से मोहिनी प्रकट हुई, पर वो वही नहीं थी जो पहले मिली थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, बाल बिखरे हुए एक भयानक सेहरा था। जानवी कांपते हुए बोली, हमने तुम्हारी क्या बिगाड़ा है? जो भी इस जगह आता है वापस नहीं लौटता। तुम सब मरोगे। जैसे ही मोहिनी जानवी की ओर बढ़ने लगी, तभी सुदेश ने जानवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी मोहिनी क्रोधित होकर सीधे सुदेश पर टूट पड़ी। मोहिनी के प्रहार से सुदेश जमीन पर गिर पड़ा। उधर जानवी को मोहिनी ने एक मोटी रस्सी से बांध दिया और उसका गला कस दिया। जानवी कुछ देर तक तड़पती रही, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। ये सब देखकर सुदेश असहाय होकर चीखता रहा, पर कुछ कर नहीं सका। फिर मोहिनी धीरे धीरे सुदेश के पास आई और बिना दया किए उसने उसे आग में झोंक दिया। देखते ही देखते सुदेश की चीखें अंधेरे में गुम हो गई। इस तरह उस विला में जानवी और सुदेश दोनों ने अपनी जान गंवा दी।